हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि चर राशि किसको कहते हैं, वेरिएबल राशि किसको कहते हैं। चर राशि, वैसी राशि को चर राशि कहते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, उसको हम चर राशि कहते हैं। चर राशि को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फाबेट के अंतिम 3 अक्षर x, y और z से सूचित किया जाता है। ठीक है, आप लोग जो छठी क्लास से छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में समीकरण पढ़ते आ रहे होंगे, उसमें आप लोग x का मान निकालते होंगे, y का मान निकालते होंगे, z का मान निकालते होंगे। तो उसमें x का कभी कुछ मान निकलता है, कभी y का कुछ मान निकलता है, z का भी कभी कुछ मान निकलता है। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि उन x, y या z का मान निश्चित नहीं होता है। इसी कारण से हम उन्हें चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अचर राशि किसको कहते हैं? वैसी राशि जिसका मान निश्चित होता है। वैसी राशि जिसका मान निश्चित होता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 3 अक्षर a, b तथा c से सूचित करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं दोनों को, चर राशि को और अचर राशि को, कांस्टेंट को और वेरिएबल को। वेरिएबल और कांस्टेंट को हम समझते हैं। जैसे हम कहते हैं 3x - 5 = 2, 3x - 5 = 2। इसमें जो है ना तो कभी 3 का मान बदलेगा, ना कभी 5 का मान बदलेगा, ना कभी 2 का मान बदलेगा। ठीक है, ना 3, ना 5, ना 2 का मान बदलेगा। लेकिन x का मान जो है डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट हो सकता है। x का मान जो है डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि क्या अगर यहाँ पे हम कुछ 5 की जगह कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पर हम 2 की जगह कुछ और लिख देते हैं, तब यहाँ x का मान बदल जाएगा। ठीक है, x का मान बदल जाएगा। तो इसीलिए हम x को चर राशि बोलते हैं। इसीलिए हम x को क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। मतलब कि इसका मान जो है निश्चित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे 3 है, 8 है, 5 है, इसका मान हमेशा ही निश्चित रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। इसलिए हम इनको जो है अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये चर और अचर समझ लिए। समीकरण को समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण जो होता है, चर तथा अचर राशियों के बीच बीजगणितीय संबंध को हम समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चर तथा अचर राशियों के बीच बीजगणितीय संबंध को, चर तथा अचर राशियों के बीच बीजगणितीय संबंध को हम समीकरण कहते हैं। अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज इक्वेशन। ठीक है, कैसे? जैसे हम यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 3x + 5 = 4 है। 3x + 5 = 4 है। 9y - 2 = 0 है। तो अलजेब्रिक रिलेशन क्या होता है? अलजेब्रिक रिलेशन जो होता है, जब प्लस माइनस इनटू डिवाइड, स्क्वायर, रूट, ये सब चीज लगा रहता है, तो इसी को हम अलजेब्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, बीजगणितीय संबंध होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ ये 3x + 5 = 4 है। ये लोग आप लोग छठी क्लास से ही समीकरण पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी समझिए इसको। जैसे हम कहते हैं 3x + 5 = 4 है।
3x प्लस 5 इक्वल टू 4 है। इसमें जो है देखो 3x और 5 के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है और 3 और x के बीच में भी कोई साइन नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। वैसे ही यहाँ 9y माइनस 2 है, 9y और 2 के बीच में माइनस लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे इनटू छुपा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें जो है प्लस और इनटू का रिलेशन है, प्लस और इनटू का रिलेशन है, इसलिए हम इनको समीकरण बोल रहे हैं। ठीक है, आगे है कि रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। रैखिक समीकरण को समझते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का जो घातांक होता है, चर राशि का घातांक 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 3y माइनस 9 इक्वल टू 4 है, 3y माइनस 9 इक्वल टू 4 है, 3y माइनस 9 इक्वल टू 4 है। तो 3y माइनस 9 इक्वल टू 4 में y का पावर कितना है, y का पावर यहाँ पर 1 है, y का पावर कितना है 1 है, y का पावर 1 है। y का पावर जब 1 हो गया, घातांक 1 हो गया, तो ये एक रैखिक समीकरण होगा। यहाँ भी देखेंगे x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है। ठीक है, तो सब में ये समीकरण इन सब सारे समीकरण में जो है जो चर राशि का जो पावर है 1 है, इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और भी लीनियर इक्वेशन बोलने का रीजन क्या है कि जब हम इनका ग्राफ खींचते हैं, जब हम इन समीकरण का रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, या तो ऐसा प्राप्त होगा, या ऐसा प्राप्त होगा, या ऐसा प्राप्त होगा, या ऐसा प्राप्त होगा। ठीक है, कैसा जब भी ग्राफ खींचेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, इसीलिए हम इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, ये सब स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है, कर्व्ड लाइन है। ठीक है, तो जब हम इनका ग्राफ खींचते हैं तो ये जो है एक सरल रेखा प्राप्त होने के कारण ही हम इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, एक चर रैखिक समीकरण हो गया। अब हम समझते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। वैसा समीकरण जिसमें एक ही चर राशि का मान ज्ञात करना हो तथा जिसके चर राशि का घातांक 1 हो। इसमें देखो 9x प्लस 4 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x का पावर 1 और ज्ञात कितना चर राशि कितनी है, यानी x y वाला टर्म कितना है, 1 ही है, तो 1 ही है, इसलिए हम इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। पावर 1 होने के कारण इसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा और एक ही चर राशि ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसमें भी वही है, x का पावर 1 है और साथ ही साथ सिर्फ x ही ज्ञात करना है। इसमें देखो y का पावर 1 है और इसमें हमको सिर्फ y को ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ax प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। ax प्लस बी इक्वल टू 0 को एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं, जहां a तथा b एक कांस्टेंट राशि है। a तथा b एक कांस्टेंट राशि है, जाहिर सी बात है यहाँ x एक चर राशि होगा। ठीक है, और साथ ही साथ a जो है 0 के बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे हम मान ले जाए कि ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है हमारा 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम क्या ax प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में बदल सकते हैं।
तो देखते हैं बदल के, देखो हमको किसके फॉर्म में बदलना है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे 3 जो है a का काम करेगा, y जो है x का काम करेगा और 4 जो है b का काम करेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही तो है, देखो हो गया ना। a के जगह कितना 3 और x के जगह कितना y और b के जगह कितना 4, ये हो गया बिल्कुल ax प्लस b के फॉर्म में ये है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल ये नेगेटिव वाला समझते हैं। 3y माइनस 9 इक्वल टू 4, 3y माइनस 9 इक्वल टू 4। तो इसमें a कितना होगा, b कितना होगा, x कितना होगा। तो देखो ये वाला a हो गया, ये वाला x हो गया, ये वाला b के जगह आएगा और प्लस वाला साइन है। तो ये ऐसा होगा, कैसा होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, 3y प्लस माइनस 9 इक्वल टू 4। क्या लिखेंगे, इक्वल टू 4। या फिर इसको इस फॉर्म में बदलना है, किस फॉर्म में बदलना है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में बदलना है। ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 को इधर ले आएंगे, 4 को पहले इधर ले आते हैं, 4 को इधर ले आते हैं। तो 4 को जब हम इधर लाएंगे, 4 को इधर लाएंगे तो 3y माइनस 9 प्लस 4 इधर आकर के माइनस 5 होगा, प्लस 4 इधर आकर के माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि ये क्या मिला हमें, 3y माइनस 9 और माइनस 4 मिलकर के माइनस 30 इक्वल टू 0। ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ 3 हो जाएगा और x बराबर यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और प्लस लगाएंगे और 13 को ना, 13 यहाँ माइनस में है तो इसको माइनस 13 लिखेंगे इक्वल टू 0। 3y प्लस माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a बराबर 3 और x बराबर यहाँ पे y हो जाएगा और b बराबर माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी को भी हम ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम ax प्लस बी इक्वल टू 0 को एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप करते हैं। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशियों का मान ज्ञात करना हो। कितनी राशियां, दो चर राशियां, x y। उसमें क्या था, सिर्फ x या फिर y को ज्ञात करना था। ठीक है, इसमें क्या है कि वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशियों का मान ज्ञात करना हो तथा चर राशियों का घातांक 1 हो। चर राशियों का घातांक क्या हो, 1 हो, पावर जो हो 1 हो, तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं इसमें आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसमें हम देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। ये एक समीकरण। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो कभी भी एक समीकरण नहीं रहेगा, एक इक्वेशन नहीं रहेगा, हमेशा दो इक्वेशन उसमें रहेंगे। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। इसमें चर राशियां कितनी ज्ञात करनी, कितनी है, 2 है, x x और y है। ठीक है, इसमें भी क्या है, चर राशियां x y और इनका पावर, x का पावर देखेंगे और y का पावर देखेंगे तो क्या मिल रहा है, x का पावर 1 y का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1 y का पावर 1। किसी भी चर राशि का जो है पावर जो है 1 से ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये रैखिक है और
दो चर राशि को ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0, या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं या हम ऐसा लिख सकते हैं, को दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप करते हैं, जहां a b c d e f क्या है? अचर राशियां हैं। a b c d e f अचर राशियां हैं, x और y चर राशियां हैं। ठीक है, यहाँ भी a1x a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2 अचर राशियां हैं। ठीक है, और x और y क्या है? चर राशियां हैं। और साथ ही साथ a b d e 0 के बराबर नहीं होना है, इसमें भी a1 b1 b2 b2 0 के बराबर नहीं होना है। तब हम इसको क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, आप लोग इतना समझ लिए होंगे। जैसे ये वाला समझिए, जैसे यहाँ पे ये 5x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 4 को हम इस फॉर्म में अगर लाना चाहेंगे तो कैसे आएगा? यहाँ पे a बराबर क्या होगा? ax। ठीक है, a बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस का साइन लगा और ये x हो गया। ठीक है, और प्लस b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये टोटल ही b बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि b बराबर कितना हो जाएगा? ये -3। b बराबर कितना हो जाएगा? ये b बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, और ये y उठ के आ जाएगा। प्लस हम आगे लगा दिए, ये ऐसा हो जाएगा ना। तो फिर ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फिर से -3y ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो ax प्लस by, b बराबर यहाँ -3y हो गया, और प्लस c इक्वल टू 0। c को ये जो इधर +4 है इधर ले आएंगे, इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो -4 हो जाएगा। -4 इक्वल टू 0 ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर ये हो जाएगा -4। c बराबर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इधर आकर के ये माइनस में बदल जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये जो है ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है, 0 के फॉर्म में आ गया है। या फिर इसको हम 5 को हम a1 समझ सकते हैं, -3 को हम b1 समझ सकते हैं, और -4 को हम c1 समझ सकते हैं। -4 इधर आने पे होगा। ठीक है, इक्वल टू के इधर आने पे -4 होगा। तो सबको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों को ही हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे युगपत समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए और व्यापक रूप भी जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन। युगपत समीकरण को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन ये जो हम रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप पढ़े, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0, इन दोनों समीकरणों को जब हम मिला देते हैं तो इसे हम युगपत समीकरण बोलते हैं या साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। मतलब कि क्या? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। ठीक है, इसको या इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों, ठीक है, इन दोनों को ही हम युगपत समीकरण बोलते हैं। इन दोनों को एक साथ जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो लिखते हैं तो हम इसको युगपत समीकरण कहते हैं। मतलब कि कैसे लिखेंगे इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0 और a1x प्लस b1y, इसको लिख, या तो आप इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। हम दोनों इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग हर चीज को, दोनों चीजों को याद रखें अच्छी तरह से, ठीक है। तो इतना या इतना को के यहां लिख दीजिए, सम्मिलित रूप को हम युगपत समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, युगपत समीकरण। इन्हीं दोनों समीकरणों को मिला देते हैं तो हम उसको युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण पढ़ने के बाद, युगपत समीकरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। युगपत समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। युगपत समीकरण का प्रकार टाइप्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। कौन कौन सा होते हैं? युगपत समीकरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? युगपत समीकरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अविरोधी समीकरण, कंसिस्टेंट इक्वेशन, विरोधी समीकरण, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, और आश्रित समीकरण, डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग एक एक करके तीनों इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग अविरोधी समीकरण को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अविरोधी समीकरण किसको कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको कहते हैं। पहला इक्वेशन हम पढ़ते हैं क्या, अविरोधी। अविरोधी समीकरण, कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको कहते हैं। ये कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होता है? वह समीकरण जिसमें जिसके चर राशियों, वह समीकरण जिसके चर राशियों के गुणांकों वह समीकरण जिसके चर राशियों के गुणांकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, वह समीकरण जिसके चर राशियों के गुणांकों का अनुपात, इसको रेशियो बोलते हैं।
ठीक है, वह समीकरण जिसके चर राशियों के गुणांकों का अनुपात वह समीकरण जिसके चर राशियों के गुणांकों का अनुपात बराबर ना हो उसे अविरोधी समीकरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अविरोधी समीकरण या कंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको समझिए। हमने क्या कहा कि वह समीकरण जिसके चर राशियों के गुणांकों का जो अनुपात होता है वो बराबर ना हो, कोफिशिएंट का जो अनुपात होता है वह बराबर ना हो। अब सबसे पहले कोफिशिएंट समझिए। कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं? कोफिशिएंट जैसे हम कहते हैं 9y, जैसे हम कहते हैं 5x, जैसे हम कहते हैं 3z। ठीक है, तो जो y के साथ आपको भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी क्वांटिटी नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा हुआ है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा हुआ है। तो यहाँ पे चर राशियों के साथ जो भी राशि मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है उसको हम कोफिशिएंट करते हैं या गुणांक करते हैं। कोफिशिएंट करते हैं या गुणांक करते हैं, मतलब कि y के साथ यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, x के साथ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, z के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 9 हुआ, x का कोफिशिएंट 5 हुआ और z का कोफिशिएंट 3 हुआ। y का गुणांक 9, x का गुणांक 5 और z का गुणांक 3 हो गया। क्लियर? ठीक है, ठीक है, वह समीकरण जिसके चर राशियों के गुणांकों का अनुपात बराबर ना हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए तो इसको पूरा समझ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम करते हैं कि 3x प्लस 8y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है? सेकेंड है। अब इसमें क्या कहा कि चर राशियों के गुणांकों का अनुपात, यहाँ पे चर राशि x है, y है। तो x वाली राशियों के गुणांकों का अनुपात, तो यहाँ पे x का गुणांक 3 है। x का गुणांक कितना है? 3 है। और यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 9 है। तो 3/9 और y का गुणांक कितना है? 8 और y का गुणांक यहाँ कितना है? 3। तो इनका अनुपात, रेशियो, अनुपात पता है ना? 3/9 और 8/3। 3/9 और 8/3 क्या बराबर है? ये इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 3 9, 3 3 9, यानी कि ये कितना हो गया? ये हो गया 1/3। क्या 1/3 8/3 के बराबर है? 1/3 8/3 के बराबर है? नहीं है। 1/3 जो है 8/3 के बराबर नहीं है। मतलब कि ये वाला जो गुणांक है, इस ये वाला जो रेशियो है, इस रेशियो के बराबर नहीं हुआ। ये वाला जो अनुपात आया, इस अनुपात के बराबर नहीं आया। तो जब अनुपात बराबर नहीं आया, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं आया, तो ऐसी ही राशि को, ऐसे ही समीकरण को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे ही समीकरण को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट या अविरोधी समीकरण कहते हैं। और भी एग्जांपल लेके समझते हैं। और भी एग्जांपल जैसे हम कहते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 5x माइनस 7y इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां भी जब हम देखेंगे कि x के गुणांकों का अनुपात यहाँ पे कितना है? 2/5 और y के गुणांकों का अनुपात कितना है? 3/7। ना 2/5 3/7 आपस में बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है। और जब इक्वल टू नहीं है तो हम
इक्वल टू नहीं है, मतलब कि दोनों अनुपात बराबर नहीं हुआ, तो इन दोनों समीकरण को हम क्या बोलेंगे? अविरोधी समीकरण। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग समझते हैं अविरोधी समीकरण का शर्त क्या? अविरोधी समीकरण का शर्त क्या होता है? अविरोधी समीकरण का शर्त क्या होता है? शर्त अविरोधी समीकरण का शर्त, कंडीशन of consistent इक्वेशन। अविरोधी समीकरण का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशन समझते हैं। तो इसका शर्त क्या होता है? इसका शर्त ये होता है, क्या होता है कि a बटा d नॉट इक्वल टू b बटा e। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 और बटा b2। ये होता है अविरोधी समीकरण का कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशन। अविरोधी समीकरण का शर्त क्या है कि a बटा d जो है b बटा e के बराबर नहीं होगा, या a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, ये होता है अविरोधी समीकरण का शर्त। अब हम लोग समझते हैं अविरोधी समीकरण का ग्राफ। समीकरण का ग्राफ, अविरोधी समीकरण का ग्राफ क्या होता है? अविरोधी समीकरण का ग्राफ क्या होता है? अविरोधी समीकरण का ग्राफ, अविरोधी समीकरण का ग्राफ अविरोधी समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होती है। अविरोधी समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अविरोधी समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ठीक है, कैसा होता है भाई? प्रतिच्छेदी रेखा। अविरोधी समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा जिन दो बिंदुओं पर मिलती है, प्रतिच्छेदी रेखा जिन बिंदुओं पर
जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है प्रतिच्छेदी रेखा, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस बिंदु के नियामक को ऑर्डिनेट को अभी ऑर्डिनेट नहीं समझोगे तुम लोग, इसको रहने देते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अविरोधी समीकरण का हल कहते हैं। अविरोधी समीकरण का हल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, हल कहते हैं। ठीक है। अविरोधी समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अविरोधी समीकरण का हल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब ये समझते हैं। कैसा होता है अविरोधी समीकरण का ग्राफ? अब इसके नीचे ग्राफ बनाएंगे ऐसा। कैसा? अविरोधी समीकरण का जो ग्राफ होता है ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आगे हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे। ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसा होता है। कैसा होता है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे को एक बिंदु पे काट दे, जो एक दूसरे को एक बिंदु पे काट दे, इस ऐसी रेखा को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो लाइन है, ये ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो लाइन है dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और इन दोनों का कटान बिंदु, ये दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को जहां पे मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यही बिंदु जो होता है इन दोनों समीकरण का हल होता है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट ही इन दोनों समीकरण का हल होता है। ठीक है। तो ऐसा ग्राफ होता है ये ग्राफ नोट कर लीजिए। अब इनका क्या है? अविरोधी समीकरण का हल। अविरोधी समीकरण का हल, अविरोधी समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशन। अविरोधी समीकरण का हल क्या होता है? अविरोधी समीकरण में कटान बिंदु कितने होते हैं? अविरोधी समीकरण में कटान बिंदु एक होते हैं, एक और केवल एक ही होते हैं। इसलिए इस समीकरण का जो है, इस समीकरण का सिर्फ एक और केवल एक हल होता है। ठीक है। तो अविरोधी समीकरण का हल कितना होता है? कटान बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखा जिन दो बिंदुओं पर मिलते हैं उनको हम कटान बिंदु बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और कटान बिंदु एक ही होती है, इसलिए इस समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होता है। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं वन एंड ओनली
वन सॉल्यूशन। मतलब कि अविरोधी समीकरण का, इसमें एक चीज लिख देंगे कि अविरोधी समीकरण का ग्राफ, सिर्फ ग्राफ अविरोधी समीकरण का ग्राफ, अविरोधी समीकरण का ग्राफ एक ही बिंदु पर, पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है। अविरोधी समीकरण का ग्राफ एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, कौमा, अतः इस समीकरण का एक और केवल एक वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक हल होता है, सॉल्यूशन होता है, हल होता है, जिसे अद्वितीय हल कहा जाता है। अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। अविरोधी समीकरण का हल जो होता है एक ही बिंदु पर एक दूसरे, हल क्या होता है, अविरोधी समीकरण का ग्राफ जो है एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, अतः इस समीकरण का एक और केवल एक हल होता है, जिसे अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अविरोधी समीकरण समाप्त हो गया। अब विरोधी और आश्रित समीकरण हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।